मैंने वाइन की एक ग्लास उठा ली और वहीं बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो मॉम खड़ी थी। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे घर में खोज रही हूँ। अनाया कहाँ है? मैंने हॉल की तरफ इशारा कर दिया जहाँ तनु और उसकी फ्रेंड्स अनाया को घेर कर खड़ी थी। ओके, कोई बात नहीं, उसे भी पार्टी एंजॉय करने दो। फिलहाल मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? मैंने मॉम को हैरानी से देखा। अपने कमरे में जाकर देख लो, कोई वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कहकर वो उठी और प्यार से मेरे गाल थपथपाती हुई अंदर चली गई। मुझसे मिलने कौन आ सकता है, सोचता हुआ मैं अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल को मेरे कदम ठिठके। अंदर एक लड़की बैठी थी जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। अभी मैं उसे पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया और वो खुद ही पलट गई। राज, एक ठंडी सी आह भरते हुए वो मुझे देखकर मुस्कुराई, मगर मेरे हाथ पैर जैसे अपनी जगह पर जाम हो गए थे। मैं फटी फटी आंखों से उसे बस देखे जा रहा था। वो वापस आ गई थी। जिस लड़की से मैं कभी प्यार कर बैठा था वो सचमुच वापस आ गई थी। पहले मेरी यूनिवर्सिटी में और अब मेरे घर में भी। ना चाहते हुए भी मेरी आवाज में कड़वाहट घुल गई। यहाँ क्यों आई हो? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए आई हूं। वहीं रुक जाओ, मैंने कड़क आवाज में कहा। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम प्यार करते हो मुझसे? करता था, अब नहीं करता। वैसे भी तुम तो चली गई थी ना मुझे छोड़कर, तो अब वापस क्यों आई हो? जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। स्वप्निल और मेरे बीच कुछ नहीं है, इनफैक्ट कभी कुछ था भी नहीं। फिर भी अगर तुम हमारी किसी बात से हर्ट हुए हो तो आई एम सॉरी। कहते हुए वो मेरे करीब आई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ते हुए वो बोली, इतनी सारी यादें जुड़ी हैं हमारी एक साथ, क्या तुम उन्हें भूल पाओगे? मुझे भूल पाओगे? आई लव यू राज, आई लव यू। मेरे अंदर शायद कुछ पिघलने लगा था। एक वक्त था जब सिमरन के मुंह से ये 3 शब्द सुनने को मैं तरसता था। मैंने उसकी तरफ देखा और वो मेरे और करीब आने लगी। तभी मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। अनाया वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत साफ साफ झलक रही थी। मैंने एक झटके से सिमरन को खुद से दूर कर दिया। अनाया रुको! मैंने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो जा चुकी थी। मैं फौरन उसके पीछे दौड़ा मगर सिमरन ने मेरा रास्ता रोक लिया। कौन अनाया? यहाँ तो कोई नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो सिमी, कहकर मैं अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगा मगर उसने मुझे पीछे से ही गले लगाते हुए कहा, सिमी, तुम अब भी मुझे इसी नाम से बुलाते हो? देखा, मैंने कहा था ना, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर सिमरन को अपने सामने किया और अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, अनाया मेरी होने वाली पत्नी है। हमारी सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है। बीते लम्हे लौट कर नहीं आते हैं सिमरन, और मैं पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हूँ। तुम मेरे बचपन की दोस्त हो, इसलिए तुम्हें अभी से इनवाइट कर रहा हूँ। शादी में आना जरूर। कहते हुए मैंने सिमरन के गाल थपथपाए और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी और वहीं जमीन पर बैठी मुझे कमरे से बाहर जाती देखती रही। मैं तेजी से भागता हुआ बाहर आया। तनु वहां अपनी कुछ फ्रेंड से बातें कर रही थी। अनाया कहाँ है? मैंने उससे पूछा। वो तो चली गई। मैंने कहा भी कि तुम उसे छोड़ आओगे मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो हार कर मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया। ओफ, सब मेरी गलती है, कहते हुए मैंने गुस्से में दीवार पर हाथ दे मारा। क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? कहीं तुम दोनों का फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ? तनु ने फिक्र जताते हुए पूछा। मैं उससे मिलकर आता हूँ, कहते हुए मैं घर से बाहर निकल गया। ड्राइव करते हुए मुझे सिमरन के साथ बिताए वो सारे पल एक के बाद एक याद आ रहे थे। 7 साल लग गए थे मुझे वो पुरानी यादें भुलाने में, जो आज एक झटके से वापस मेरी आंखों के सामने आ गए थे। सिमरन और मैं बचपन के फ्रेंड्स थे। हमने साथ में हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। तब वो न जाने कितने लड़कों की क्रश हुआ करती थी। कहने की जरूरत नहीं है कि उनमें से एक मैं भी था। पिकनिक जाना हो, मूवी देखना हो या
असाइनमेंट कंप्लीट करना हो। हम अपना हर काम साथ ही किया करते थे। मैं कभी उससे अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। हालांकि उसे सब पता था और वो हमेशा मुझे इस बात के लिए छेड़ती रहती थी, मगर फिर भी कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि सीधे सीधे उससे अपने दिल की बात कह सकूं। हमने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अब हमें अपने फ्यूचर को देखते हुए कॉलेज चूज करना था। मुझे मैथ्स पढ़ना था और सिमरन अपनी बड़ी बहन वीना की ही तरह म्यूजिक की पढ़ाई करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इस ख्याल ने ही मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैंने तय कर लिया कि अलग होने से पहले मैं उससे अपने दिल की बात बता दूंगा। मैंने उसके पसंदीदा फूल खरीदे और सीधे उसके घर की तरफ चल दिया। मैं अक्सर उसके घर आता जाता रहता था, सो किसी ने मुझे टोका नहीं और मैं सीधे सिमरन के कमरे में चला गया। सामने सिमरन घुटनों के बल बैठी स्वप्निल को गुलाब का फूल दे रही थी। मैं कब से तुमसे ये कहना चाह रही थी। मुझे उम्मीद थी तुम खुद ही पहल करोगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जानती हूँ बहुत प्यार करते हो मुझसे, मगर कभी कहते नहीं हो। इसलिए आज मैं खुद ही तुम्हें अपने दिल का हाल बता रही हूँ। आई लव यू। यस। उसने फौरन आगे बढ़कर सिमरन को गले से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। साथ लाए फूलों को मैंने वहीं पड़े डस्टबिन में डाल दिया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। एक हॉर्न की आवाज के साथ मेरी सोच को झटका लगा और मैं वापस वर्तमान में आ गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगा। 10 मिनट के अंदर मैं पारेख मैंशन के सामने खड़ा था। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार किया और अंदर चला गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो अभी दौड़ती हुई मेरे पास आ जाएगी और मुझसे इस बात के लिए झगड़ा करेगी, मगर उम्मीदों के विपरीत पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनाया, इज एनीबडी देयर? कोई जवाब नहीं मिला। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ा, तभी मुझे कुछ दरवाजा पीटने जैसा शोर सुनाई दिया। मैं फौरन उस शोर की तरफ बढ़ गया। वहां काम करने वाले सर्वेंट्स मिस्टर पारेख के रूम से अटैच्ड बाथरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बार बार धक्का देने के बाद जोरदार आवाज करता दरवाजा एक झटके से खुल गया। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। मिस्टर पारेख फर्श पर बेहोश पड़े थे। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून फैला था। अनाया को ये देखकर जैसे सदमा सा लग गया था। वो बार बार रोते हुए उनको उठाने की असफल कोशिश कर रही थी। मैंने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर 15 मिनट के अंदर हम लोग हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर तुरंत इलाज में जुट गए। अनाया को अब तक जैसे कोई होश ही नहीं था। मैंने उसे अपने सीने से लगा रखा था। अब तक शायद रोते रोते उसके आंसू भी सूख गए थे। वो बिल्कुल चुपचाप निढाल सी पड़ी थी। उसे इतना चुपचाप देखना मुझे बेहद तकलीफ दे रहा था। करीब आधे घंटे बाद नर्स ने इमरजेंसी रूम से बाहर आकर बताया कि मिस्टर पारेख की हालत अब भी नाजुक है। वो सांस तो ले पा रहे हैं, मगर उनकी हालत अभी अस्थिर है, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल था। अनाया का अपने पापा के सिवा और कोई था भी नहीं। हर गुजरता पल मेरी चिंता को और बढ़ा रहा था। मैं उसे कोई झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहता था, सो बस खामोशी से उसे गले लगाए जितना हो सकता था कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता रहा। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आए और बताया कि पापा की हालत अब पहले से बेहतर है। सुनकर हमारी जान में जान आई। उन्हें क्या हुआ था? मैंने पूछा। हार्ट अटैक। शायद बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से उनका सिर फर्श से टकराया होगा। उनका खून भी काफी बह गया था। अच्छी बात यह है कि आप लोग समय पर उनको यहाँ ले आए। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? फिलहाल वो बेहोश हैं। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर वो होश में आ गए तो आप लोग सुबह उनसे मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। एंड डोंट वरी मिस पारेख, आपके पापा बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने अनाया से कहा और वापस चला गया। अब जाकर उसके चेहरे पर कुछ राहत दिख रही थी। मैंने घड़ी पर नजर डाली।
रात के 1 बज चुके थे। मैंने घर पर कॉल कर तनु को सारी सिचुएशन बता दी, साथ ही ये भी कि मैं यहाँ अनाया के साथ रुकने वाला हूँ। मैंने उसे मॉम और डैड को सुबह से पहले कुछ भी बताने से मना किया था, वरना सब लोग परेशान हो जाते। तनु से बात करने के बाद मैं वापस अनाया के पास आकर बैठ गया। थैंक यू सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, कहते हुए मैंने उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया। तुम कुछ पियोगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी अचानक उसे जैसे कुछ याद आया और उसने अपने दांत मेरे गले के पास गड़ा दिए। मैंने हड़बड़ाते हुए उसे छोड़ दिया। आउच! ये क्या कर रही हो? मैंने अपना गला सहलाते हुए पूछा। वहां उसके काटने के निशान बन गए थे। मेरी होने वाली बीवी कितनी वाइल्ड है, ये आज दूसरी बार मुझे पता चला था। आपने मेरी हेल्प की है वो अपनी जगह है, लेकिन उससे आपकी गलती कम नहीं हो जाती, समझे आप? मैंने क्या किया है? मैंने हैरान होते हुए पूछा। जितने शरीफ आप दिखते हैं उतने बिल्कुल नहीं हैं। आपका सब सच मेरे सामने आ चुका है, इसलिए मेरे पास आने की कोशिश भी मत कीजिए। यू चीटर, धोखेबाज। बस इतना ही और कुछ नहीं? हाँ, पापी, दुराचारी, अत्याचारी। और? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अनाया धीरे धीरे वापस पहले जैसी नॉर्मल हो रही थी और इसका सिर्फ एक ही तरीका था कि उसका ध्यान दूसरी बातों की तरफ लगा दिया जाए। बस और गालियां मुझे नहीं आती। अनाया, अधूरी बातें जानने से हमेशा गलतफहमियां ही बढ़ती हैं और तुमने भी अधूरी चीजें ही जानी हैं। तो आप क्या चाहते थे? मैं वहां रुककर आपकी पूरी मूवी देखती? मैंने उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। अनाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहां जो तुम सोच रही हो। मैंने तो सिमरन को पहले ही। दूर रहिए आप मुझसे, एकदम दूर। एक बार पापा को ठीक हो जाने दीजिए, मैं आपकी शिकायत करूंगी उनसे, और मैं मिस्टर सक्सेना को भी सब बताऊंगी। उनको भी तो पता चले कि उनका राज उनसे क्या क्या राज छुपाए बैठा है। जब राज को सिमरन मिल ही गई है तो अनाया की क्या जरूरत है? वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन उसकी इस बात से मुझे भी तेज गुस्सा आ गया। मैंने उसे कस कर पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया। तुम कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? क्योंकि आप हमेशा झूठ बोलते। छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मेरे ऑफिस में भी ट्राई किया था ना तुमने? बताने की जरूरत नहीं है आगे क्या होगा। बहुत गंदे हैं आप। वो और ताकत लगाने लगी मुझसे अलग होने के लिए, मगर मैंने उसे नहीं छोड़ा। तभी हमारी आवाजें सुनकर वहां 2 नर्स आ गईं और डांटते हुए बोली, शोर क्यों मचा रहे हैं आप लोग? हाँ, आपको इतना भी नहीं पता हॉस्पिटल में शोर करना मना है? तभी दूसरी नर्स ने मेरे गले की तरफ इशारा कर पहली वाली से धीरे से कान में कुछ कहा और दोनों मुंह दबाकर हंसने लगी। नई नई शादी हुई है तुम दोनों की? हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में रोमांस नहीं करने का, या तो घर जाकर करो, नहीं तो चुप करके बैठो दोनों। मैंने अनाया को देखा, अनाया ने मुझे, और दोनों एक झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। अनाया ने खड़े होते हुए सफाई देने की कोशिश की। सिस्टर, आप गलत समझ रही हैं, शादी नहीं हुई है हमारी। बिना शादी के ये सब करता तुम दोनों? गलत बात। नहीं, आप समझ नहीं रही मेरी बात। शोर नहीं। तभी डॉक्टर ने उनको आवाज दी और दोनों पलटकर तेजी से जाने लगी। ये आजकल के बच्चे भी ना कभी भी शुरू हो जाते हैं। अनाया अब गुस्से से मेरी तरफ पलटी। सब आपकी वजह से हुआ है, मैंने झल्लाते हुए कहा। अब मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? अब पता चला जब कोई बिना पूरी बात सुने गलत फहमियां पाल ले तो कैसा फील होता है। मुझे कोई बात नहीं करनी अब आपसे। वो सोफे के दूसरे छोर पर जा बैठी और मुझे वार्निंग देने के अंदाज में बोली, खबरदार जो अगर इधर आने की कोशिश भी किया है आपने। मैं चुपचाप अपना सर थामे वहीं बैठ गया। कैसे समझाऊं इस लड़की को? बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। अचानक
किसी की छुअन से मेरी नींद खुली। हड़बड़ाकर मैंने आंखें खोली तो देखा अनाया मुझसे चिपक कर सोई हुई थी। शायद नींद में इधर खिसक आई थी। नींद में भी उसने मेरा कॉलर कस कर पकड़ रखा था। ये देखकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मैंने घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 5 बज चुके थे। मैंने धीरे से अनाया के सिर पर हाथ फेरा और उसकी नींद खुल गई। आंखें मलते हुए वो उठी। उसे गिरने से बचाने के लिए मैंने उसे पकड़ लिया। आप मेरी साइड क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मैं तुम्हारी साइड नहीं, तुम खुद मेरी साइड आई हो। झूठ मत बोलिए। सुबह सुबह मुझे क्या सपना आया था जो नींद में चलकर आपके पास आऊंगी? ओह, और उससे भी बड़ी बात, आपके जैसे जल्लाद के पास क्यों आऊंगी मैं? तभी किसी के खांसने की आवाज से हमारा ध्यान टूटा। वही कल रात वाली नर्स हमारे सामने खड़ी थी। फिर शुरू हो गया तुम दोनों का। हस्बैंड वाइफ के जैसा लड़ता है तुम दोनों। डॉक्टर साहब मिलने के लिए बुला रहे हैं तुमको। छोड़िए मुझे। तभी किसी की आवाज ने हम दोनों का ही ध्यान अपनी तरफ खींचा। सामने करीब 28-29 साल का एक खूबसूरत सा नौजवान खड़ा था। उसने कैजुअल ड्रेस पहन रखी थी और सिर से लेकर पैर तक एकदम टिप टॉप नजर आ रहा था। मिस अनाया पारेख? मैं ही हूं अनाया, बोलिए। उसने मुझसे हाथ मिलाया। हाय, आई एम रजत। मैं मिस्टर पारेख का लॉयर हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। श्योर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। अनाया ने सोफे की तरफ इशारा किया। रजत ने एक बार सोफे की तरफ और एक बार मेरी तरफ नजर डाली। फिर अनाया की तरफ मुड़ते हुए बोला, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैं बस डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, आप लोग तब तक बातें कीजिए, मैंने कहा और डॉक्टर से मिलने के लिए केबिन की तरफ चल दिया। मगर मेरा दिमाग अब तक रजत की ही तरफ लगा हुआ था। मिस्टर पारेख के एक्सीडेंट के ठीक बाद उनके लॉयर का इस तरह यहाँ आना मुझे कुछ खटक रहा था। कहानी अनाया के नजरिए से। मैंने रजत को वहीं सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके ठीक सामने जाकर बैठ गई। मिस्टर पारेख ने मुझे आपके बारे में काफी कुछ बताया था। कहने पर ही मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मैं जवाब में बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैंने भी पापा के मुंह से रजत कुकरेजा का नाम कई बार सुना था। कुकरेजास हमारे सबसे पुराने और ट्रस्टेड लॉयर्स में से एक थे। एक्चुअली पहले उसके पापा मिस्टर गौतम कुकरेजा हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए रजत भी आज एक सफल लॉयर था और उसकी काबिलियत को देखते हुए ही पापा ने उसे ये जिम्मेदारी दी थी। मगर मैं उससे इस वक्त मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो शायद मुझसे कंपनी से जुड़ी कोई बात करने आया हो। बहुत पॉसिबल था कि अब चूंकि पापा काम कर सकने की स्थिति में नहीं थे तो मुझे ही कंपनी की सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़े। सोफे पर बैठते ही उसने अपने साथ लाया सूटकेस खोला और उसमें से कुछ पेपर्स तलाशने लगा। मैं चुपचाप बैठी उसके फाइल्स और पेपर्स को देख रही थी। फाइनली 5 मिनट के बाद वो मेरी तरफ मुड़ा और एक सफ़ेद रंग का लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये आपके लिए है। क्या है ये? मैंने हैरानी से पूछा। मिस्टर पारेख की वसीयत, और उन्होंने शायद एक आखिरी खत भी आपके नाम रख छोड़ा है। ये सुनते ही जैसे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मगर साथ ही गुस्से की एक जोरदार लहर भी मेरे अंदर उठी। मैंने झपट कर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसका गला दबाते हुए गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आखिरी खत? मेरे पापा भी जिंदा हैं, समझे तुम? और बहुत जल्दी वापस घर लौट कर भी आएंगे।
दोबारा कभी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत की तो जान से मार डालूंगी तुम्हें। तभी पीछे से अमर ने आकर मेरे हाथों से रजत को छुड़ाया, वरना मैं तो आज सच में ही मार डालती उसको। आखिर कहना क्या चाहता है ये? मेरे हाथ से छूटने के बाद वो अपना गला सहलाने लगा और परेशानी से मुझे देखने लगा। आप मिलकर आए हैं ना डॉक्टर से? बताइए इसे कि पापा ठीक हैं। कुछ भी बकवास किए जा रहा है ये। मैंने झल्लाते हुए अमर सर को झिंझोड़ते हुए कहा। सर ने एक नज़र रजत पर डाली और फिर मुझे गले से लगाते हुए शांत करने की कोशिश करने लगे। पापा बिल्कुल ठीक हैं। देखा, मैंने कहा था ना, दोबारा बकवास मत करना मेरे सामने, और ले जाओ ये सब मेरे सामने से। मैंने गुस्से में रजत से कहा, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप मुझे देखता रहा। मगर अब तक बेहोश हैं। डॉक्टर्स का कहना है अगर 48 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आता है तो क्या? डर अब मेरे ऊपर हावी होने लगा था। तो वो कोमा में जा सकते हैं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मैं धम से सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गई। आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। सर ने मेरे पास बैठते हुए मुझे पानी पिलाया। थोड़ी देर में जब मैं नॉर्मल हुई तो मैंने रजत की तरफ देखा। सॉरी, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कुराया और बिना कुछ बोले उसने वापस वो एनवेलप मेरी तरफ बढ़ा दिया। एनवेलप पूरी तरह सील था और उस पर जेपी कॉरपोरेशन की मुहर भी लगाई गई थी। साथ ही ऊपर मेरा नाम लिखा था, ओनली फॉर मिस अनाया पारिक। तुम जानते हो इसमें क्या लिखा है? नहीं, मुझे इसे खोलने की परमिशन नहीं है, मगर कुछ चीज़ें मुझे पता हैं जो मुझे खुद मिस्टर पारिक ने बताई थी। शायद उन्हें ऐसे ही किसी हादसे का अंदाज़ा रहा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी हर तरह की हेल्प के लिए पहले ही ऑर्डर्स दे दिए थे। किस तरह की हेल्प की बात कर रहे हैं आप? जब तक मिस्टर पारिक ठीक नहीं हो जाते मैं हर वक्त अनाया के साथ हूँ, उसकी हर ज़रूरत में। कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पास वैसे भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पापा की गैर मौजूदगी में मुझे अपनी लाइफ जैसे किसी कोरे कागज सी नजर आने लगी थी। मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। मैं इस मुद्दे पर आने वाला था मिस्टर सक्सेना। इस लेटर से आपको हर उस सवाल के जवाब मिलेंगे जो आप दोनों जानना चाहते हैं। कहते हुए वो एक सेकंड के लिए रुका और अपना सारा तामझाम समेटकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और आगे बोला, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप दोनों का जल्द से जल्द शादी करना क्यों ज़रूरी है। मैं और अमर सर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। रजत ने मेरी तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहा, वैसे तो मुझे उम्मीद है मिस्टर पारिक ने खुद ही सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर करना हो या कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए हो तो आप बेहिचक मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैंने उसके हाथ से वो कार्ड ले लिया और उसे संभाल कर अपने पर्स में रख लिया। अमर सर रजत के साथ बाहर तक चले गए। शायद वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहते हों। मैंने एक नज़र उस एनवेलप को देखा और कांपते हाथों से उसका सील तोड़ दिया। मेरी प्यारी प्रिंसेस, अगर आज तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो इसके केवल दो ही मतलब हो सकते हैं। एक, या तो मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ या फिर मौत के बेहद करीब हूँ। याद है वो दिन जब मैंने पहली बार तुमसे तुम्हारे और राज की शादी की बात की थी? तब तुमने मुझसे पूछा था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तब यही लेटर लिख रहा था जिसे तुम अभी पढ़ रही हो। जानता हूँ तुम उस रिश्ते से खुश नहीं हो, शायद बहुत गुस्सा भी आया होगा तुम्हें अपने पापा पर, लेकिन मुझे उस वक्त यही सही लगा। मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अनु, मेरा दिल बेहद कमज़ोर है। अगर मैं अभी जिंदा हूँ भी तो भी डॉक्टर्स के मुताबिक मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। मुझे पहले से अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने सब कुछ इतनी जल्दबाजी में किया। मैं रहूँ या ना रहूँ प्रिंसेस, ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।
तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं रह पाई और मुझे भी कभी अपने बिजनेस की वजह से तुम्हारे साथ बिताने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया। इसके बावजूद तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। तुम बिल्कुल अपनी माँ की जैसी हो। जितनी खूबसूरत तुम बाहर से हो, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर तुम्हारा दिल है। मैं जानता हूँ राज भी इसीलिए तुम्हें पसंद करता है, मगर कहता नहीं है। मगर उसके साथ तुम्हारी शादी करवाने की ये वजह नहीं है। इस शादी की असली वजह बताने से पहले मैं एक बार फिर से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने राज के साथ तुम्हारी शादी तय इसलिए की है क्योंकि तुम्हारी माँ ऐसा चाहती थी। तुम्हारे नाना जी ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ के नाम कर दी थी और उसने वही प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। लेकिन साथ में कंडीशन ये रखी थी कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हारी शादी हर्षित सक्सेना के बेटे राज सक्सेना के साथ हो जाएगी। एक तरह से वो तुम्हें तुम्हारी शादी पर यह तोहफा देना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो तुम पर अपनी पसंद थोपना नहीं चाहती, सो उसने ये भी जोड़ा कि अगर तुम अपनी तरफ से किसी और को पसंद करती हो तो शादी के बाद तुम्हारे पहले बच्चे के जन्म के साथ ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। ये तब की बात है जब तुम सिर्फ 4 साल की थी। इस प्रॉपर्टी से जुड़े सारे पेपर्स तुम्हें इस एनवेलप के साथ मिल गए होंगे। जब हमारी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी तब मुझे इस पैसे की याद आई, मगर चूंकि इसके साथ लीगल इशू थे, मैं तब तक इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था जब तक कि मैं तुम्हारी माँ की दोनों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं कर देता। मैंने हरीश गोयल के बारे में पता करने की कोशिश की थी, मगर उसकी शादी पहले ही साक्षी मलिक के साथ तय हो चुकी थी। मुझे लगा मुझे ये ख्याल छोड़ देना चाहिए और फिर अपने बिजनेस के लिए तुम्हारी लाइफ के साथ कोई समझौता करना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, मुझे सब पता था। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पापा को पता नहीं चलेगा कि उनकी प्रिंसेस की लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ, अब ये सच जानने के बाद मेरी आखिरी उम्मीद हर्षित सक्सेना ही था। उसके भाई ने जो गलती की थी उसके लिए पिछले कई साल से वो मुझसे लगातार माफ़ी मांगता रहा था। मैं तो उसके पास सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प लेने के इरादे से पहुंचा था, मगर उसने मेरे सामने तुम्हारे और राज की शादी की शर्त रख दी। मेरे सामने अजीब सिचुएशन खड़ी हो गई थी। एक तरफ यही तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी और दूसरी तरफ सक्सेना भी यही चाहते थे। तो आखिर मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी, बिना तुमसे तुम्हारी राय जाने। मगर यकीन मानो राज वाकई बहुत अच्छा लड़का है। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ने ये डिसीजन क्या सोच कर लिया था, पर अब लगता है शायद यही भगवान की मर्जी थी। इस प्रॉपर्टी के बारे में हर्षित सक्सेना को पता है या नहीं, इसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ना तो उसने और ना ही मैंने कभी उससे इसका जिक्र किया है। हो सकता है अभी तुम्हें मेरा फैसला गलत लगे, मगर आगे चलकर ज़रूर तुम समझोगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर तुम्हें ये लेटर मेरे मरने के बाद मिला है तो कंपनी या अपने फ्यूचर की चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने अपने भरोसेमंद लोगों को पहले ही सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जिनमें से एक रजत भी है। तुम्हारी नानी को भी सारी चीज़ें पता हैं और वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। लेकिन अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आंखें खोलूँगा तो मेरी प्रिंसेस मुझे वापस पहले की तरह मुस्कुराती हुई मिलेगी। तुम्हारे पापा, JP पारेख। मैंने अपने आंसू पोंछे और लेटर को वापस एनवेलप में डाल दिया और प्रॉपर्टी के उन पेपर्स पर एक सरसरी सी नज़र डाली जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई थी। आखिर मॉम को ऐसा क्या दिख गया था इस जल्लाद के अंदर जो वो पूरी दुनिया के सारे लड़कों को छोड़कर मेरी शादी इससे करवाना चाहती थी? वैसे मॉम की भी क्या गलती? अमर सर की भोली भाली और शराफत से भरी सूरत देखकर हर कोई धोखा खा सकता है। और फिर ये तो 16 साल पहले की बात है, जब अमर सर सिर्फ 10 साल के रहे होंगे। उस वक्त उनकी क्यूट सी शक्ल देखकर तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता होगा कि बड़ा होकर ये प्यारा सा बच्चा एक खड़ूस प्रोफेसर बन जाएगा। पापा को इस बात का भी पछतावा था कि उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी, मगर अब सब कुछ जानने के बाद मेरे मन में उनके लिए कोई शिकायत नहीं थी। जाहिर है
वो बस हमारी डूबती हुई कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही मेरा फ्यूचर भी सिक्योर करने की। मैं अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि मुझे पता भी नहीं चला कब अमर सर आकर मेरे सामने बैठ गए। सो मिस पारेख, पढ़ लिया आपने? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो आप बताने का कष्ट करेंगी, क्या लिखा है इस लेटर में? मूड नहीं है। खाते हुए उनके हाथ रुक गए। क्या मतलब है बिल्कुल नहीं? मिस्टर पारेख ने उसमें हम दोनों से रिलेटेड बातें लिखी हैं, राइट? तो मुझे भी जानने का हक है। पापा ने वो लेटर मुझे दिया है तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आपको वो हक देना है या नहीं। सुना है किसी को पनीर पराठा बहुत पसंद है, साथ में आलू मटर की सब्जी भी। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है अब। मुझे भी भूख लगी है। कहते हुए मैं पैकेट की तरफ झपटी, मगर उन्होंने झट से पैकेट खींच लिया। इतनी आसानी से नहीं मिस पारेख, पहले हमें हमारा हक चाहिए। ठीक है, आप ही खा लीजिए, मुझे नहीं खाना। कहते हुए मैं चिढ़कर मुंह फेर कर बैठ गई। वो आकर मेरे बगल में बैठ गए, मगर मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। इस बार उन्होंने मेरा चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और जबरदस्ती एक निवाला मेरे मुंह में डाल दिया। तुम कभी सीधी तरह मेरी कोई बात क्यों नहीं मान लेती हो? मैं आपको कल बता दूंगी, मैंने खाते हुए कहा। अभी क्यों नहीं? मैंने उनको घूर कर देखा। अच्छा ठीक है, क्या मैं ये लेटर पढ़ सकता हूँ? बस थोड़ा सा। मैंने उनके हाथ पर एक मुक्का मारते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इट्स पर्सनल। पूरे टाइम वो मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहे और मैं उनसे ऐसे ही लड़ते हुए खाना खाती रही। डॉक्टर्स ने पापा को मेडिकल सपोर्ट और स्टाफ की मौजूदगी वाले एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। ये हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर था, जहां से लगभग शहर भर का नज़ारा क्लियर दिखता था। ये हॉस्पिटल भी HR प्रॉपर्टीज के फंड से चलने वाले हॉस्पिटल में से एक था। सो यहाँ हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अमर सर हमारे साथ थे। वो कल रात से ही अपना सब काम छोड़कर मेरे साथ यहाँ हॉस्पिटल में थे। मुझे अब उनके लिए बुरा लग रहा था। मैंने कई बार उनसे कहा कि वो घर जाकर आराम कर लें, मगर वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए। अब मुझे शक हो रहा था, कहीं इस जल्लाद को सच में तो मुझसे प्यार नहीं हो गया है। मगर जैसे ही मुझे सिमरन का ख्याल आया, मैंने अपने इस ख्याल को फौरन डस्टबिन में डाल दिया। मतलब जिसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो, उसे मुझसे प्यार हो जाए? इम्पॉसिबल। मगर ये भी ताज्जुब था कि एक तरफ तो वो मुझसे शादी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी सारी गर्लफ्रेंड भी है उनकी। अगर शादी के बाद भी वो उन सबके साथ रिलेशनशिप बनाए रखेंगे तो मैं क्या करूंगी? मेरे अंदर से एक आवाज आई, करना क्या है अनाया, सर फोड़ देना उस जल्लाद का। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा। इस वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज से मैं इतना कन्विंस थी कि शायद अभी ही जाकर उनको एक तो थप्पड़ लगा देती। मुझे ऐसे अपनी तरफ देखते देखकर उन्होंने हैरानी से अपने आंखों के इशारे से पूछा, क्या हुआ? फ्लर्ट कहीं के? मैंने कड़वाहट भरी आवाज में धीरे से कहा, अनाया, मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था, पर सिचुएशन ऐसी है कि मुझे नींद आ रही है। मैंने उनकी बात काटते हुए चादर सिर तक तान ली। इस रूम में 3 बेड थे। मैंने अपना बेड पापा के पास लगाया था और सर का उससे महज 5 फुट दूर होगा। सर के मुंह से एक गहरी सांस निकली और वो भी चुपचाप बेड पर लेट गए। मैंने धीरे से चादर हटाकर देखा। चुपचाप लेटे हुए छत को घूर रहे थे। फिर अपनी बाँह फोल्ड करते हुए आंखों के ऊपर डाल ली। शायद उनको लाइट से प्रॉब्लम हो रही थी। मैं 5 मिनट तक उनको देखती रही, मगर उन्होंने कोई हरकत नहीं की। शायद सो गए होंगे सोचकर मैं धीरे से उठकर उनको उचक कर देखने लगी। तभी उन्होंने अपना हाथ हटा दिया और उनके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट आ गई जो उस दिन मेरी डायरी लौटाते टाइम थी। मेरी धड़कन बढ़ गई और मैं
हड़बड़ाते हुए वापस लेट गई। शर्माने की जरूरत नहीं है मिस पारेख, आप मुझे जितनी मर्जी चाहे देख सकती हैं। मैं आपको नहीं देख रही थी, मैंने अपना मुंह छुपाते हुए कहा। इट्स ओके, अपने होने वाले हस्बैंड के प्यार में पड़ना गलत नहीं है। मैंने एक तकिया उठाकर उनकी तरफ मारा और खुद मुंह दूसरी तरफ करके सो गई। पीछे से मुझे उनके हंसने की आवाज आ रही थी। गुड नाइट मिस पारेख। गुड नाइट सर। सुबह सुबह हल्की धूप चेहरे पर पड़ने से मेरी नींद खुली। आधी खुली आंखों से ही मेरी नजर सबसे पहले पापा के ऊपर गई। गुड मॉर्निंग पापा, जागिए, सुबह हो गई। कहते हुए मैं अलसाई सी उठी। खुद को अपने रूम में न पाकर मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह नींद से बाहर आ गई। पापा अब तक होश में नहीं आए थे। मैं उनके पास ही उनका हाथ पकड़कर बैठ गई। वापस आंखों से आंसू निकल आए। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पता नहीं मैं खुद को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रही थी या झूठी तसल्ली। अमर सर वो कहाँ गए? मैंने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं कोई नहीं था। एक पल को मेरा दिल धक से रह गया। क्या वो भी मुझे छोड़कर चले गए थे? मैंने घड़ी पर नजर डाली, 7 बज रहे थे। जाहिर है उन्हें भी तो यूनिवर्सिटी जाना होगा। भले ही मैंने उनसे कह दिया था कि वो चले जाए, मगर मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उनके होने से एक हिम्मत सी बंधी हुई थी जो एक पल को टूटती हुई सी महसूस हुई। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ और मेरा ध्यान उस तरफ गया। कल से अब तक इतना कुछ हो गया था कि एक बार भी मुझे फोन देखने का वक्त ही नहीं मिला था। फोन पर करीब 50 मिस्ड कॉल्स और मैसेज पड़े हुए थे। कुछ तो जूली के थे और कुछ समर के, जिसमें दोनों ने ही मुझसे सेम क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब पापा की तबीयत कैसी है? मैंने दोनों को ही रिप्लाई कर दिया कि वो अब ठीक है। पूरी रात ही दोनों ने कॉल और मैसेज किए थे। शायद अब सो रहे होंगे। यही सोचकर मैंने दोनों में से किसी को कॉल बैक नहीं किया। तभी मुझे कुछ खुशबू सी महसूस हुई। मैं हवा में सूंघती हुई सी खुशबू के सहारे ही आगे बढ़ी। सामने एक और दरवाज़ा था। जब से मैं आई थी इस दरवाजे की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मैंने उसे खोला और सामने का नज़ारा देखकर मेरी हंसी छूट गई। दरअसल ये इस प्राइवेट रूम से अटैच्ड एक छोटा सा किचन था। इस वक्त मेरे सामने अमर सर खड़े थे। किचन में सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। उनके चेहरे, हाथ, कपड़े सब पर आटा लगा हुआ था। जाग गई आप? आज आप आराम से बैठकर टीवी देखिए। शेफ अमर राज सक्सेना इज एट योर सर्विस। एकदम गर्मा गर्म, हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट के साथ। अच्छा, तो आपको खाना बनाना भी आता है? जी बिल्कुल। फिर ठीक है, मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड चाहिए था। मैंने उनके गाल खींचते हुए उन्हें चिढ़ाया। ऐसे बना क्या रहे हैं आप? गर्मा गर्म आलू के पराठे। मुझे हंसी आ गई। और अपनी शक्ल का क्या बना रहे हैं? स्वीट डिश? क्या मतलब? मैंने उनके चेहरे पर हाथ फिराते हुए अपने हाथ पर लगा आटा उन्हें दिखाया और हंसने लगी। ब्लैक बोर्ड पर सर्कल बनाने और गोल रोटी बनाने में फर्क होता है प्रोफेसर साहब। और इस आलू को उबालने से पहले इसका वॉल्यूम निकाला था आपने? और ये प्याज, ये क्यूबिकल शेप में काटना है या रेक्टेंगुलर? मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट है मैथ्स में, या फिर शायद मैथ्स टीचर में। हाँ, तभी आप बार बार फेल होती रहती हैं ताकि मैं आपको बार बार ऑफिस में बुलाकर लेक्चर देता रहूं। राइट मिस पारेख? कहते हुए उन्होंने धीरे से मेरे गालों पर हाथ फिराया। नहीं, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। और मैं? मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। स्टॉप इट! कहते हुए मैंने उनको परे धकेल दिया। अमर सर ने हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ा और लाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया।
ये क्या किया आपने? मैं गुस्से में चिल्लाई। कब उन्होंने मुझे बातों में उलझाकर मेरे पूरे चेहरे पर आटा लगा दिया, मुझे पता भी नहीं चला। स्वीट डिश के साथ कुछ बिटर डिश भी रहेगी तो ब्रेकफास्ट बैलेंस्ड हो जाएगा। बहुत हंसी आ रही है आपको? कहते हुए मैंने आटा उठाया और उनकी तरफ फेंक दिया, और फिर सर की तरफ से भी सेम जवाब आया। कुछ ही देर में किचन में महाभारत छिड़ चुका था, जिसमें तीर तलवार की जगह आटा, आलू, प्याज और तरह तरह की सब्जियों से वार हो रहे थे। आखिर में मैंने पानी का जग उठाकर उन पर पूरा पानी उड़ेल दिया। मैं बाहर की तरफ भागी, सर मुझे पकड़ने मेरे पीछे आए और हम दोनों का ही पैर स्लिप हो गया। अगले ही पल हम दोनों फर्श पर अपनी अपनी कमर पकड़े कराह रहे थे। मैंने नजर घुमाकर किचन को देखा। पूरा किचन सत्यानाश हो चुका था। अब ये साफ कौन करेगा? मैंने परेशान होते हुए कहा। उसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, जाकर नहा लीजिए, तब तक साफ हो जाएगा। क्यों, आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना? बिल्कुल नहीं, मैंने फैमिली प्रॉब्लम मेंशन करते हुए लीव एप्लीकेशन डाल दी है, तो मैं आज से छुट्टी पर हूँ और आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी भी सेम एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास पहुंच चुकी है। आने वाले कुछ दिनों तक जो भी क्लासेस होंगी सबके नोट्स आपको मेल कर दिए जाएंगे। ये सब कब किया आपने? तभी जब आप सो रही थी। नाउ गो एंड गेट रेडी फास्ट।